नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं मालती जोशी की एक और लोकप्रिय कहानी। शीर्षक है सती। लोगों से अक्सर कहते सुना होगा आपने कि एक स्त्री को समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर मालती जोशी की कहानियां हम पढ़ते हैं तो मालती जोशी स्त्री के मनोभावों को इतनी सुंदरता से व्यक्त करती हैं कि हमें स्त्री को समझने में थोड़ी तो मदद मिल ही जाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी मालती जोशी द्वारा लिखित सती। पूरा आंगन ढोल की थाप से गूंज रहा था। रोज की तरह मोहल्ले भर की औरतें जुड़ाई थी और गीतों में कल्पना की लड़ियां पिरो रही थी। कहीं बन्नों के बापा से जड़ाऊ कंगन बनवा लेने का आग्रह था, तो कहीं चाचा और फूफा को कलेक्टर दूल्हा ढूंढने के लिए कहा जा रहा था। कहीं बन्नों की अम्मा अपनी बीए पास लड़की की घड़ी, सैंडल और साइकिल की तारीफ कर रही थी, तो किसी गीत में भावी होने वाले नंदोया को ताकीद कर रही थी कि जीप लेकर आना, मेरी नकचड़ी ननंद टमटम या बैलगाड़ी में नहीं बैठेगी। औरतें झूम झूम कर गा रही थी। कोई मंचली तो उठकर झूम झूम कर ठुमका भी लगा ले रही थी। मस्ती का आलम पूरे जोर पर था, पर इन गीतों की नायिका को इन गीतों से कोई मतलब नहीं था। वो तो छज्जे पर अपनी सखे सीले से घिरी मेहंदी लगवा रही थी। रचना और मेघना ने उसकी दोनों हथेलियां थाम रखी थी और उन पर महीन चित्रकारी कर रही थी। प्लास्टिक कोन से झरती हुई हरी कंच मेहंदी दुल्हन की हथेलियों पर, हल्दी लगे हाथों पर बड़ी प्यारी लग रही थी। क्या बात है नीलम, तेरा रंग तो इन 7-8 दिनों में और भी निखर आया है, रमा ने पूछा। शादी की खुशी ऐसा ही रंग लाती है पगली, तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। रमा ने उसकी चिकोटी काटी। अगले महीने की 26 को उसकी भी तो शादी है। शादी की खुशी तो है ही, नीलम की भाभी ने कहा, पर थोड़ा क्रेडिट मुझे भी तो दो। वो उपटन बनाया है कि बस? वाह, क्या उपटन बनाया है, पूरा बदन छील कर रख दिया है। बड़ी एहसान फरामोश हो। खैर, तुमसे तो यही उम्मीद थी। अपना इनाम तो मैं कुंवर जी से वसूल करूंगी। वो तो देख कर ही रह जाएंगे कि क्या यही है वो नीलम जिसे हम देख कर गए थे। फेयर एंड लवली, किसी ने उछाला। अरे गोली मारो अपने फेयर एंड लवली को, हमारा नुस्खा उससे लाख गुना बेहतर है। सो तो होगा ही, अभी तो आप अपने रूप जाल से भाई साहब को इतने सालों से बांधे हुए हैं। अपना राज हमें भी तो बताइए ना भाभी, प्लीज। लड़कियों ने चिरौरी की। अरे वहाँ, मुफ्त में कैसे बता दे। तभी नीचे से उनकी बुलाहट हुई और वे इस महफिल को बीच में छोड़कर नीचे चली गईं। मेहंदी के कलाकारों ने सुस्ताने के लिए 10 मिनट का मध्यांतर कर दिया था। मौका पाकर गार्गी ने अपने बाल खोल लिए थे और वह अब उंगलियों से अपने बालों में तेल मल रही थी। देख नीलम, मैं जताए दे रही हूँ, गार्गी ने कहा। आज जितना चाहे जी तेल डलवा लेना, पर कल एक बूंद तेल नहीं डलवाने दूंगी। सुबह अच्छी तरह से शैम्पू करवा लेना, नहीं तो कोई भी अच्छी हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगी। फिर तो परंपरागत ढीली सी लंबी चोटी डालकर ही जयमाला के लिए जाना पड़ेगा। तभी नाइन मौसी वहां प्रकट हुई। तुम क्या बाल्टी भर महावर घोल के लाई हो मौसी? नीलम ने हंसकर पूछा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही नाइन मौसी ने पूरी बाल्टी उसके सिर पर उड़ेल दी। ओह नो! वह चीख उठी और पसीना पसीना होकर उठ गई। बगल में लेटी हुई कांता भाभी भी एकदम जाग उठी और उसे सहलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ निम्मो, कोई बुरा सपना देखा क्या? तब तक मौसी भी दरवाजे से मुंह निकाल कर पूछ बैठी थी, क्या हुआ, कोई बर्रा है क्या? क्या? और नीलम आंखें फाड़कर अपनी जेठानी को घूरे जा रही थी। बड़ी देर बाद उसे होश आया और शर्म भी। कितनी देर बाद आजकल किसी को आंख लग पाती है और उसने आधी रात को ये हंगामा कर डाला। सॉरी भाभी, उसने दबी जबान से कहा। दरअसल जी बहुत घबरा रहा है, लगता है कि मैं घर क्यों आ गई। अगर आज ही कुछ हो गया तो? धत पगली, ऐसा अशुभ बोलते हैं कहीं। चल लेट जा। नीलम दोबारा लेट गई। चादर से उसने मुंह ढांप लिया। कांता भाभी वत्सल भाव से उसे धीरे धीरे थपकती रही। कुछ ही देर में उसके क्लांत शांत शरीर पर नींद ने अपना आंचल डाल दिया।
पर दुःस्वप्न ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार सहेलियों के हुजूम में कांता भाभी का चेहरा भी आकर जुड़ गया था और उसे देखकर उसे बार बार दहशत हो रही थी। नीलम बराबर चिरोरी कर रही थी, भाभी जी आप जाइए भी, आप जैसों का यहाँ क्या काम है। पर कांता भाभी थी कि बैठी थी जमकर। नहीं, बैठी कहाँ थी, बाल्टी लेकर वही तो आई थी। नाइन मौसी तो उसके पाँव में महावर लगा रही थी। सर पर पानी तो कांता भाभी ने उड़ेला था। चादर के भीतर वह पसीने से नहा गई थी, पर दम साध कर वैसे ही पड़ी रही। हाथ भर के अंतर पर कांता भाभी सो रही हैं और उनकी ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। शाम को उन्हें देखा है, तब से ही वह सहज नहीं हो पा रही है। शाम को ही वो लोग भोपाल से आई थी। घर पर सामान रख दोनों सास बहू गिरीश को देखने सीधे अस्पताल जा पहुंची थी। कांता भाभी को उसने पूरे 3 साल बाद देखा था। उनका वो निराभरण रूप देखकर वह धक्क से रह गई थी। झुककर पैर छूने का भी उसे होश नहीं रहा था। 3 साल पहले अशोक भैया, गिरीश के मौसेरे भाई, एक दुर्घटना में चल बसे थे। वज्रपात ही था वो एक तरह से। सारे रिश्तेदार भागे भागे शोकाकुल परिवार को संभालने पहुंचे थे। नीलम भी अपने सास ससुर के साथ गई थी। उस समय पूरे घर में ही शोक का साम्राज्य था। पहनने ओढ़ने की सुध किसी को नहीं थी। पर इस बात को तो 3 साल हो गए हैं। भाभी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो कल की ही बात हो। पूरा इतिहास मन में फिर ताजा हो उठा। वो गुमसुम हो गई। उसकी उदासी को सबने लक्ष्य भी किया, पर सबने यही समझा कि गिरीश की बिगड़ती हालत देखकर वह टूट गई है, पस्त हो गई है। जब वे लोग उठी तो नीलम की सास ने अपनी बहन को रोक लिया और भाभी से बोली, कांता आज तू इसे घर लिवा ले जा। पिछले 10 रातों से इसकी पलक नहीं झपकी है। जी थोड़ी देर मेरे पास बैठ लेंगी, बड़का खाना लेकर आएगा तो उसके साथ भेज दूंगी। नीलम ने थोड़ी आनाकानी की, पर सबने मिलकर जैसे उसे घर ठेल ही दिया। अस्पताल से उतरकर नीचे सड़क पर आते ही भाभी ने पूछा, कैसे चलेंगे निम्मो, बस से या टेम्पो से? नीलम अब भी उनसे आंख नहीं मिला पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, भाभी आप सफर से बहुत थक तो नहीं गई? नहीं नहीं रे, सफर ही कितना लंबा था। तो भाभी पैदल चले? दरअसल 4 दीवारी में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, यही भागम भाग मची हुई है। जरा खुली हवा में सांस लेने का जी चाह रहा है। भाभी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोली, चल। कुछ देर तक वो दोनों मौन ही चलती रही। फिर नीलम ने एकाएक पूछ लिया, भाभी क्या आप दफ्तर में भी इन्हीं कपड़ों में जाती हैं? भाभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर उसके इस बचकाने प्रश्न का बुरा नहीं माना। बच्ची ही तो है बेचारी। फिर फीकी सी हंसी हंसकर बोली, अम्मा जी का बस चले तो दफ्तर में भी इन्हीं कपड़ों में भेज दे। पहले कुछ दिन तो दफ्तर में इन्हीं कपड़ों में जाती रही, पर दफ्तर की कुछ दबंग महिलाएं एक दिन घर पे आ गई। उन्होंने अम्मा जी से खूब जिरह की। तब से अम्मा जी कुछ नहीं कहती। अब तो मैं दफ्तर जाते हुए ढंग की साड़ियाँ पहनती हूँ, हल्का सा क्रीम पाउडर भी लगा लेती हूँ। अब अम्मा जी कुछ नहीं कहती है, देख कर भी अनदेखा कर जाती है। पर और कभी ऐसा कुछ करने लगूं तो झट कह देती है, आदमी मर गया पर इसका मन नहीं मरा। क्या? नीलम तो हतप्रभ ही रह गई। सच कह रही हूँ निम्मो, रात दिन उन्हें बस यही शिकायत है। पर मैं क्या करूं? आदमी तो पट से मर गया, कुछ सोचने समझने का भी अवसर नहीं दिया। पर मन क्या इतनी आसानी से मरता है? बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि तो मन को मार नहीं सके, अम्मा जी मुझसे कहती है। भाभी की आवाज में अजीब कसेलापन था। कुछ पल फिर सन्नाटे में ही बीत गए। फिर नीलम ने कहा, मौसी जी तो शुरू से ही मुंहफट है, पर मैं तो सोच रही थी कि आपकी नौकरी के कारण वे आपसे दबती होंगी। अब तो क्वार्टर भी आपके नाम हो गया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? भाभी ने उसास भरकर कहा, नाम चाहे किसी का भी हो, पर अब तो घर गृहस्थी पर उन्हीं का एक छत्र अधिकार है। इतने दिनों तक तो ये था कि कभी छोटे के यहाँ कभी मझले के यहाँ ये लोग चले जाया करते थे, पर अब तो ये बहाना हो गया है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अब तो दोनों कहीं जाते भी नहीं और ना ही दोनों बेटे बुलाते हैं। उन्हें तो जैसे इस अजाब से मुक्ति मिल गई। अब तो यह बोझ जिंदगी भर मुझे ही ढोना है। दफ्तर से कमा कर भी लाना है, दोनों वक्त रसोई में भी खपना है और इनका एहसान भी मानना है। ये 2 शब्द मीठे बोल देंगी तो जैसे इनकी इज्जत में बट्टा लग जाएगा।
तुम दबने की बात करती हो? अम्मा जी तो मुझे अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। बाबूजी फिर भी सीधे हैं। नौकरी के बाद जब मैंने पहली तनख्वाह उनके हाथों पर रखी थी तो बेचारे फूट फूट कर रो पड़े थे, पर अम्मा जी ने लपक कर लिफाफा हाथ में ले लिया था और नोट गिनने बैठ गई थी। क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ निम्मो। वो क्षण आज भी मेरे मन मस्तिष्क पर अंकित है। इस दोगली नीति को क्या कहोगे नीलम, कि उन्हें हर पहली तारीख को मेरा वेतन झटकते हुए कोई झिझक नहीं होती। अपने स्वर्गवासी बेटे की पेंशन से उन्हें कोई परहेज नहीं है, पर सुबह सवेरे अगर मैं उनकी आंखों के सामने पड़ जाऊं तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं। दिन भर जिस जिस देवता को मनाती रहती हैं कि कहीं कुछ अशुभ न हो जाए। हक्की बक्की होकर नीलम उन्हें सिर्फ देखती रह गई। अम्मा जी तो फिर भी अनपढ़ है, पुराने विचारों की है, पर घर में और सब तो शिक्षित है ना। शिक्षा और संस्कार में बहुत अंतर होता है निम्मो। तुम सुषमा की शादी में नहीं आई थी ना, जानती हो? उस शादी में मेरा 80,000 रुपया लगा है, पर पूरी शादी में किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि भाभी साड़ी बदल लीजिए या कि बारजे पर आकर बाराती देख लीजिए। नीलम तो अब चौंकना ही भूल गई। किस किस बात पर आश्चर्य प्रकट करती, उसने हौले से पूछा। सुषमा की शादी में आपने क्यों पैसा लगाया? उसके और भी तो भाई हैं, पर इनके बीमे की रकम सबकी आंखों में चुभ रही थी ना। छोटे भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या दादा होते तो बहन की शादी में अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाते। होते तब ना, नहीं है तो क्या हुआ, उनका पैसा तो है। शासन ने उनकी मौत के दाम जो दिए थे, पहले तो मैंने आनाकानी की, पर घर का वातावरण ऐसा खराब हो गया कि बस हार कर दस्तखत करने ही पड़े। दोनों देवर बोले कि बबली की शादी तक हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। देखो क्या होता है। कांता भाभी, ये आपने ठीक नहीं किया। पैसा संबल देता है। शासन ने यह व्यवस्था इसीलिए तो की है कि औरत अपने आप को एकदम असहाय या बेसहारा न समझे। घर के लोग इस बात को समझे तब ना। अम्मा जी तो हर बात पर रोने बैठ जाती है। उन्हें ये अच्छा हथियार मिल गया है। जवान बेटे की मौत का उन्हें अच्छा हथियार मिल गया है। जवान बेटे की मौत को जब तक भुनाती रहती हैं, जरा कुछ हुआ नहीं कि बबली पप्पू को गले लगाकर शुरू हो जाती हैं। सच कहती हूँ नीलम, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं तो रात दिन मरखप रही हूँ कि बच्चों के जीवन में खुशियाँ बिखेर सकूं, उन्हें कभी पिता का अभाव न खलने दूं। पर एक भी त्योहार ऐसा नहीं जाता जब उन्हें अम्मा जी ने रुलाया न हो। एक आध साल तक तो मेरा भी मन नहीं करा कुछ भी करने का, पर बच्चों के उदास चेहरे भी तो नहीं देखे जाते। आखिर कब तक ऐसे रखती मैं उन्हें। अब बच्चों के जन्मदिन की पार्टी मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर छोटा मोटा उत्सव जैसा कर लेती हूँ, तो अम्मा जी को जैसे दौरा सा पड़ जाता है। अगर मैं कुछ कहने जाऊं तो मुझे पर बरस पड़ती है कि अब मैं तुझ जैसा पत्थर का कलेजा कहाँ से लाऊं। कांता भाभी, इससे तो अच्छा था कि आप अपनी माँ के पास चली जाती। वो क्या इतना सरल है बहन। माँ खुद भाइयों के सहारे जी रही है और उनका साथ भी कितने दिनों का है। वो खुद ही कहती है, ससुराल वालों से बना कर रखो, कल को तुम्हारे बच्चों के शादी ब्याह होंगे तो यही लोग काम आएंगे। सच कहती हूँ निम्मो, अगर इन बच्चों का साथ न होता तो मैं कुएं में कूद जाती। जो लोग औरत को जिंदा जला देते हैं उनको तो सरकार सजा देती है, पर जो लोग औरत को जिंदगी भर जलाते रहते हैं उनके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनता। कांता के स्वर का गीलापन नीलम को भीतर तक छू गया। घर सामने ही था। सर पर पल्ला लेते हुए उसने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी। भाभी का हाथ स्नेह से दबाते हुए सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहा, भाभी आप तो फिर भी बेहतर स्थिति में हैं। आपने मेरी चाची को देखा होता। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके पास मकान है, आपके पास नौकरी है। यह तो आपका सौजन्य है, आपके सुसंस्कार है कि आप चुपचाप इतना सब कुछ सह रही हैं। अगर आप ठान ले तो आप स्वतंत्र हो सकती है। मुझे अपने चाचा की मौत अब तक याद है। चाची की इतनी कच्ची उम्र थी, घोर निरक्षरता, अपार रूप और गोद में 3 दूध मुँहे बच्चे। आप कल्पना नहीं कर सकती कैसे उन्होंने बच्चों को पाला होगा। किस किस के एहसान नहीं लिए, कौन सा अपमान होगा जो नहीं सहा, कौन से लांछन थे जो उन पर नहीं लगे। आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, पर बचपन की स्मृतियों की कड़वाहट उनके मन में घुल गई है। वे रिश्तेदारों से सीधे मुंह बात नहीं करते। क्यों करेंगे? लोग पालतू कुत्ते को भी रोटी देते हैं तो प्रेम से बैठकर खिलाते हैं। इन अनाथ बच्चों को तो इतना भी लाड़ दुलार किसी ने नहीं दिया। चाचा तो सब उन लोगों को एहसान फरामोश कहते हैं, लेकिन मैं अपने उन भाइयों को कभी दोष नहीं देती, क्योंकि वे तो वही लौटा रहे हैं
जो उन्होंने पाया है, जो अब तक उन्हें मिला है। आज एक अरसे बाद चाची की याद आई थी। रात सोते समय भी उनकी तस्वीर आंखों के सामने घूमती रही। वे जब ब्याह कर आई थी तब नीलम एक नन्ही सी गुड़िया भर थी, फिर भी उस अपार लावण्य से वह मुग्ध हुए बिना न रह सकी थी। दिन रात बस उन्हीं का पल्ला पकड़े रहती। चाची भी उस पर जान छिड़कती थी। चाची दिन भर नीलम को सजाती संवारती और एकटक देखती रहती। फिर एक एक करके उनके 3 लड़के हुए। लड़की की साथ फिर भी अधूरी रह गई और इस तरह नीलम का स्थान अक्षुण्ण बना रहा। चाचा की असमय मृत्यु क्या हुई, सारा परिदृश्य ही बदल गया। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया। चाची का स्नेह का स्रोत भी जैसे शनैः शनैः सूखता चला गया। माधुरी और रस से भरी छलकती उनकी आंखें द्वेष और तिरस्कार बरसाने लगी। इसके साथ ही उनका चंपई रंग भी धीरे धीरे संवलाता चला गया। उनकी देह से उठती भीनी सुगंध जाने कहाँ उड़ गई। देह की मोहक गोलाई कठोर तीखे अस्थिपंजर में बदल गई। चाची के भीतर बाहर होने वाले परिवर्तन को नीलम ने बहुत पास से, स्तब्ध भाव से और बहुत हताशा से देखा है। और परिवर्तन क्या केवल उन्हीं में हुआ था? घर के सभी लोग तो बदल गए थे। स्नेह और प्रेम का स्थान रोष और बेजारी ने कब ले लिया, पता ही नहीं चला। कल तक जो सबकी आंखों की पुतली थी, अब आंखों में खटकने लगी। जिन बच्चों को लोग फूल सा उठाए फिरते थे, अब वे बच्चे ही बोझ बन गए। बिन पैंदे के लोटे की तरह उन्हें कभी यहाँ कभी वहां लुढ़का दिया जाता। एक साथ 4 प्राणियों की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं था। 5 भाइयों में से एक भाई चला गया था। शेष 4 ने चंदा करके उन 4 को पालना चाहा, पर यह स्कीम ज्यादा नहीं चली। फिर बच्चों का बंटवारा किया गया। बच्चे यहाँ वहाँ पढ़ते रहे। चाची फिर भी एक समस्या बनी रही। एक आदमी के चले जाने से संसार कैसा छिन्न भिन्न हो जाता है, इसका यह एक दारुण उदाहरण था। नीलम का बहुत मन था कि चाची उनके पास ही बनी रहे। अपने चचेरे भाइयों के साथ उसे बड़ा लगाव था। गुलगुत ने शुभेच्छु को तो वह अपने सीने से लगाए फिरती थी। पर माँ को यह तजवीज बिल्कुल भी सुहाई नहीं, पसंद नहीं आई। उन्हें उन दिनों चाची फुटिया को सुहाती नहीं थी। अब पीछे मुड़कर नीलम सोचती है तो उसे लगता है कि शायद चाची के रूप लावण्य से माँ आतंकित थी। रिश्ते की सभी औरतों के मन में शायद यही भय था। धीरे धीरे यही भय घृणा में बदल जाता था। यही माँ चाचा के रहते चाची को कितना प्यार करती थी। चाचा के मृत्यु के दुख की आंच सबसे ज्यादा माँ नहीं सही थी। यह माँ का ही बूता था कि वह 10 दिन तक चाची को जिलाए रख सकी, नहीं तो वो तो 2 बूंद पानी भी निगलने को तैयार न थी। उन दिनों माँ खुद इतनी बदहवास हो गई थी कि सबको चिंता सताने लगी थी। वो दिन नीलम के स्मृति पटल पर अब भी अंकित है। उस दिन घर की औरतें सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ही कहीं निकल गई थीं। नीलम की नींद तो तब खुली जब वे लोग रोती बिलखती वापस घर पहुंची थी। नीलम यह देखकर स्तब्ध रह गई कि कुछ लोग अम्मा को उठाकर घर के भीतर लाए। उसकी तो चीख निकल गई थी। तो क्या अम्मा भी? नहीं नहीं नहीं, माँ सिर्फ बेहोश हो गई थी। सुबह से जो कुछ वो देख सुन रही थी उसे उनका संवेदनशील मन बर्दाश्त नहीं कर सका था और वे अपना संतुलन खो बैठी थी। कुल जमा 10 साल की ही तो थी नीलम। वह दिन भर माँ के पास बैठी रही, उनके पैर दबाती रही, सिर सहलाती रही, मनुहार करके कुछ न कुछ खिलाती रही। जानती थी कि इस शोकाकुल घर में किसके पास इतनी फुर्सत है कि 2 घड़ी माँ के पास बैठ सके। सब लोग तो रोज की तरह चाची को घेर कर बैठे होंगे। डॉक्टर आए थे, उन्होंने जांच करके दवाइयाँ दी थी। बोले थे इन्हें कोई सदमा लगा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। नीलम हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि अब ये नया सदमा कौन सा। पर नीलम को किसी ने कुछ नहीं बताया। सब जैसे मौन साधे रहे। कुछ समय बाद माँ ने ही नीलम को सब कुछ बताया। जब तक वो सहन कर सकी उन्होंने अपने मन के अंदर इन सब चीजों को दबाए रखा, लेकिन फिर जब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गई बात तो उन्होंने नीलम के सामने सब कुछ उगल दिया। बच्ची की कच्ची उम्र का ख्याल किए बिना वे बताती चली गई कि कैसे मुंह अंधेरे नाइन आई थी, कैसे उसने चाची का श्रृंगार किया था,
कैसे उसने चाची को मेहंदी महावर रचाया था, मांग में मुट्ठी भर सिंदूर डाला था और फिर कैसे नई चुनर ओढ़ाकर सबसे नदी पर ले गए थे। वहां किस बेदर्दी से उसकी चूड़ियां तोड़ी गई थी, कैसे रगड़ रगड़ कर महावर छुड़ाया था, सिंदूर धुलवाया था, कैसे उस सद्य विधवा का सारा श्रृंगार उतारा था, और चाची कैसे बिलक बिलक कर रोई थी। नीलम तो केवल सारा वर्णन सुनकर ही कांपने लग गई थी। माँ ने तो सब प्रत्यक्ष देखा था। फिर बेहोश न होती तो क्या होता। ऐसी बातें मुंह से नहीं कहते रे निम्मो, असगुन होता है। पर क्या करूं, नहीं कहूंगी किसी से तो मेरी छाती फट जाएगी। नीलम उस वेदना को जैसे समझती थी, वो उसे बांट लेने को तत्पर थी। फिर धीरे धीरे वह माँ का सीना दबाती रही, जिससे माँ के भीतर का रहा सहा गुबार भी निकल जाए। ये कैसा घिनौना विषय है लल्ली। कमजोर को सताना तो पाप होता है ना, मरे हो को मारना तो और भी बड़ा पाप होता होगा। और उस पाप कर्म में मैं भी शरीक थी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे लल्ली। और माँ फूट फूट कर रो पड़ी थी। उनकी छाती में दबा हुआ दुख धीरे धीरे पिघलता रहा था। इस वर्णन को सुनने के बाद चाची से मिलने का, उनके गले लगकर रोने का नीलम का मन होने लगा, पर उनका कहीं पता ही नहीं था। ताऊ जी की पुष्पा ने फुसफुसा कर बताया कि उन्हें किसी कमरे में छुपा दिया गया है, आज उनका मुंह कोई नहीं देखेगा। अच्छा होता कि वो चाची का मुंह फिर कभी न देखती। उनके उस रूप की तो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लगा जैसे फूलों से भरी शाख को किसी ने बेदर्दी से नोच दिया हो। उनकी गोरी कलाइयों पर चटकाई गई चूड़ियों के लाल निशान अब भी बाकी थे। पता नहीं कितनी बार उन्होंने अपना सिर दीवार से मारा होगा, माथे पर घूमड़ उठाए थे। आंखें इतनी सूनी जैसे उनके आंसू सूख चुके थे। जिस दिन घर के सब मेहमान जाने लगे थे, उस दिन एक और नाटक हुआ था। खूब लंबा सा घूंघट निकालकर चाची को एक कोने में बिठा दिया गया था। जाते हुए सब बूढ़े बूढ़े उनके आंचल में रुपए डालते गए थे, जैसे वो कोई भिखारन हो। उस दिन उनके आंचल में कितनी रकम जमा हुई थी, इसका हिसाब तो बड़ी ताई जी के पास होगा, पर झोली फैलाने का काम तो उसी दिन से शुरू हो गया था। यह जैसे संकेत था कि आगे अब औरों की दया पर ही जीवित रहना है, वे लोग चाहे पीहर के हो या चाहे ससुराल के। माँ ने तो उस दिन कह सुनकर अपना जी हल्का कर लिया था, पर ये नहीं सोचा था कि वे कच्ची उम्र के साथ, कोमल मन के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही हैं। कितने ही दिन तक नीलम इस हादसे को भूल नहीं पाई थी, इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। गली मोहल्ले में जब भी किसी की मृत्यु होती, उसके अंतःपटल पर सारा दृश्य खिंच जाता और वह व्याकुल हो जाती। एक असहाय बोझ उसके व्याकुल मन पर बैठ जाता। कितने दिनों तक उसका खाना सोना छूट जाता। कुछ और बड़ी हुई तो उसने निश्चय कर लिया कि वह ऐसे घिनौने कांड में कभी शामिल नहीं होगी। अगर हो सका तो इसका विरोध करेगी। औरत ही औरत की दुश्मन बन सकती है या हितैषी। औरत ही औरत को जलील करे, ये कहाँ का न्याय है। कहाँ तो हम पुरुष के अत्याचार और तानाशाही की बात करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि औरत की सबसे बड़ी शत्रु तो औरत ही है। पुरुष क्या उसका ऐसा इतना बड़ा उपहास कर सकता है, इतना बड़ा अपमान कर सकता है, ऐसा जघन्य कृत्य, और वो भी इतनी सारी औरतों के सामने। शायद इस बहाने सबको चेतावनी दी जाती है कि पति शराबी जुआरी कैसा भी हो, उसके चरण धोकर पियो, उसकी मंगल कामना करो, उसका सारा बनाव श्रृंगार उसी के दम से है। वो न रहा तो ऐसी ही दुर्गति होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी प्रतिज्ञा को परखने का मौका उसे अशोक भैया की मृत्यु पर मिलेगा। वो तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने तो ऐसी कल्पना भी न की थी कि शिक्षित लोगों का यह परिवार भी इन ढकोसलों को मानता होगा। न सही नदी घाट, यहाँ पर घर का आंगन तो था। सारी शर्म हया त्याग कर वो अपनी इस मौसिया सास से भिड़ गई थी, पर उसकी सास ने डांट कर उसको चुप करा दिया था। मौसिया सास जहर भुजे शब्दों में बोली थी, हम अंग्रेज नहीं है बहुरानी, पुराने लोग हैं, रस्मों रिवाजों को मानते हैं, अपनी विद्या तुम अपने पास ही रखो। नीलम तिलमिलाकर रह गई थी। पता नहीं कौन सा ऐसा पति होगा जिसे पत्नी की ऐसी दुर्गत देखकर शांति मिलती होगी। क्या मरने के बाद व्यक्ति की सदाशयता समाप्त हो जाती है? अशोक भैया को वो जितना जानती थी, अशोक भैया भाभी को पलकों पर बिठाए रखते थे। क्या उनकी आत्मा कांता भाभी की ये दुर्दशा देखकर रोई नहीं होगी? और इन्हीं लोगों ने 15वें दिन भाभी को भैया के दफ्तर पे ले जाकर खड़ा कर दिया था। नीलम तो जैसे क्रोध से उबल पड़ी। ये लोग क्या भूखे मर रहे थे कि चिता के ठंडे होने तक का भी सब्र न कर सके?
नीलम ने भाभी से कहा था, और किसी से कहने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। यह अनुकंपा नियुक्ति है नीलू, गिरीश ने बताया। इसके लिए कुछ नियम होते हैं। भाड़ में जाए ऐसे अनुकंपा नियुक्ति जो आदमी के मरने पर रोने का भी अवकाश न दे, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की मोहलत भी न दे। क्या अनुकंपा नियुक्ति बहुत जरूरी थी? क्या पेंशन से काम नहीं चल सकता था? उनके दो दो इंजीनियर भाई आखिर किस दिन काम आएंगे? सिर्फ गुजारे की बात नहीं है निम्मो, नौकरी है तो क्वार्टर भी है, सर पे छत भी तो चाहिए, नहीं तो यहाँ कौन टिकने देगा? भाभी तो पियर भी जा सकती है, पर मौसी मौसा कहाँ जाएंगे? सुषमा का क्या होगा? क्यों, क्या और दो लड़के नहीं है? अब बुढ़ापे में वो दोनों नई जगह कहाँ रच बस पाएंगे? उनकी तो खैर छोड़ो, पर भाभी को भी तो जीने का कुछ सहारा चाहिए, समय काटने का कुछ बहाना चाहिए। फिर वे अकेली तो है नहीं कि कहीं जाकर टिक जाए। दो बच्चों का साथ है। आजकल अपने बच्चे तो पल नहीं पाते, इनके बच्चों को कौन पालेगा? हाँ, बच्चे तो अब उन्हें ही पालने हैं। सारी तकलीफों से उन्हें ही जूझना है, सारी जिम्मेदारियां उन्हें ही पूरी करनी है। और कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो रिश्तों का जुगाड़ करने के लिए उन लोगों की शरण में जाना पड़ेगा जिन लोगों ने कभी बात तक नहीं पूछी उनकी। कन्यादान का पुण्य लूटने के लिए किराए के माँ बाप जुटाने पड़ेंगे। अरे पर तुम क्यों इतनी लाल पीली हो रही हो? गिरीश ने चिढ़कर कहा था। मैं उनकी कुछ लगती हूँ ना, इसलिए। यह कहते हुए नीलम ने होंठ भींच लिए। वह जानती है कि उसके भीतर से घुमड़ते आक्रोश को गिरीश कभी समझ नहीं पाएगा। उसने वही जवाब दिया जो उसकी बुद्धि में बैठ सकता था। अशोक भैया कभी नीलम के बड़े भाई के दोस्त रहे हैं, भाभी को लेकर उनके घर में भी हो आए हैं। नीलम का रिश्ता भी उन्होंने ही सुझाया था। शादी के बाद भी नीलम कांता भाभी को भाभी ही समझती रही, उन्हें जेठानी का दर्जा नहीं दिया कभी भी। कहती कि कम से कम मेरा एक रिश्ता तो पीहर का बना रहने दो आपसे। और अपनी उन्हीं भाभी की वेदना से उसका नए सिरे से आज साक्षात्कार हुआ। दरवाजे पर स्कूटर रुकने की आवाज आई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी नींद इन दिनों बहुत चौकन्नी हो गई है और कान बेहद सजग। वक्त बेवक्त कोई सवारी दरवाजे पर आके रुकती है तो उसकी सांस रुक सी जाती है, प्राण मुट्ठी में आ जाते हैं। कोई खबर तो नहीं आई, अस्पताल से किसी का संदेश तो नहीं आया है। दम साध कर वह प्रतीक्षा करती रही, पर शायद ऑटो रिक्शा थी। सवारी उतार कर वह चली गई थी। सड़क फिर सुनसान थी। वैसे यह रिक्शा उसके दरवाजे पर भी रुक सकती थी। हर तीसरे दिन तो कोई न कोई मेहमान आ जाता है। आने वालों का तो जैसे तांता लगा हुआ है। उसकी जिठानी और दोनों नंदे 24 घंटे रसोई में लगी रहती हैं। वो चाह कर भी मदद नहीं कर पाती। उसका एक पाँव घर में तो एक पाँव अस्पताल में रहता है। कभी कभी तो 2-2 दिन तक घर नहीं आ पाती। गिरीश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मामूली सा टाइफाइड हुआ था, पहले तो घर पर ही इलाज होता रहा, फिर पीलिया हो गया और अब तो रोज नए कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। कुछ वह समझती है, कुछ नहीं भी समझती है, पर डॉक्टरों के गंभीर चेहरे सब कुछ बता जाते हैं। मिजाज कुर्सी पर आने वाले लोग उसे इस कातर दृष्टि से देखते हैं कि वह भीतर तक सिहर उठती है। अपना आगत जैसे उसे हाथ भर की दूरी पर दिखाई देने लगता है। दूर से किसी वाहन के घरघराहट फिर सुनाई दे रही थी। शायद कोई वाहन ही था, ऑटो रिक्शा। उसके बाद और एक, फिर एक और। शायद आवाजाही चालू हो चुकी थी। 4 बज चुके थे। अब सोने से क्या फायदा, सोचते हुए उसने जैसी करवट बदली, सामने कांता भाभी नजर आ गई। मन के किसी चोर कोने से आवाज आई, सुबह सवेरे इन्हें देख लिया, पता नहीं आज दिन भर में क्या खबर सुनने को मिले। नीलम ने सख्ती से उस संस्कार भरी चेतावनी को डपट दिया। कल इसी बात के लिए वो मौसी जी को कोस रही थी और आज खुद। रात को सोते समय बड़ी कसेली सी आवाज में भाभी ने बताया था, जानती हो इतनी परेशानी में भी अम्मा जी बाहर क्यों सो रही हैं? इसलिए कि सुबह उठते ही कहीं मेरा सामना न हो जाए। उस समय मौसी पर इतना गुस्सा आया था कि वाह क्या इंसानियत है। बहू का श्रृंगार उतरवा कर अब अपने सुहाग पर इतरा रही है। अठन्नियां बिंदी लगाती है, हाथ हाथ भर चूड़ियां पहनती है और दिन भर मुंह में पान की गिलौरी दाबे रहती हैं। जवान जहान बहू को तो वैराग्य का उपदेश देती है और खुद 60 साल की उम्र में माया मोह में गले गले तक डूबी हुई है। क्या मरने वाला आपका कुछ नहीं लगता था? उसके लिए किसी चीज का त्याग तो किया होता आपने। यहाँ की जब तक
जब तब आंसू टपका देना ही काफी है। धन्य है भाभी जो ऐसे संवेदन शून्य लोगों के बीच में अपना जीवन यापन कर रही हैं। तभी तो बेचारी कहती है, ये बच्चे ना होते ना निम्मो तो मैं कब से ही कुएं में छलांग लगा देती, पर इनके कारण बंद गई हूँ बस। छलांग? चौंक गई निम्मो। यह तो जैसे भाभी ने उसे मुक्ति मंत्र ही दे दिया है। उसकी सारी चिंता दुविधा क्षणांश में समाप्त हो गई। कल तक अपने निस्संतान होने का उसे बड़ा दुख था, इन दिनों तो ये अभाव और भी खल रहा था। काश उसकी गोदी में एक खिलौना होता तो बाकी की जिंदगी वो आसानी से काट लेती। पर अब लग रहा है कि ईश्वर ने उस पर कितनी कृपा की है कि उसके पाँव में बेड़ियां नहीं डाली। अब वह स्वतंत्र है, अपनी अकेली जान का कुछ भी कर सकती है। वह धीरे से उठकर कमरे से बाहर आ गई। बरामदे में ही कहीं पिछवाड़े की चाबियां लटकती रहती हैं। उसने अंधेरे में टटोलना शुरू किया। चाबी तो मिल गई, पर चूड़ियों के खनक से बुआ जी की नींद खुल गई। कौन है? मैं हूँ, नीलम। बुआ जी, पानी लेने जा रही हूँ। अच्छा, कहकर बुआ आश्वस्त भाव से करवट बदल कर सो गई। ठीक तो है, इतने मेहमान है घर में, बहू बेटियां मुंह अंधेरे में नहा ले तो ठीक रहता है। घर सचमुच ठसाठस भरा हुआ था। आंगन तक आते हुए पता नहीं कितनों को लांगते बचाते आना पड़ा था। यहाँ से वहां तक बिस्तर ही बिस्तर लगे हुए थे। सब रिश्तेदार थे, कुछ पीहर से कुछ ससुराल से। गिरीश की बीमारी की खबर सुनते सबके सब दौड़े चले आए थे। नीलम को लग रहा था तबीयत देखने का तो एक बहाना है, ये सब के सब तमाशाई हैं, पर मैं उनकी यह साथ पूरी नहीं होने दूंगी, अपना तमाशा नहीं बनने दूंगी। उसने सख्ती से होठ भींचकर सोचा और आंगन में आ गई। बगीचे में एकदम सन्नाटा था, थोड़ा अंधेरा भी था। और कोई दिन होता तो नीलम अकेले यहाँ आने की हिम्मत न कर पाती, पर आज उसे होश ही कहाँ था। उसके मन में इतनी भीषण उथल पुथल मची हुई थी कि सन्नाटा उसे कहीं से भी छू नहीं रहा। वो मंत्र चलित सी कुएं की जगत पर आकर खड़ी हो गई। कुआं क्या था, लंबी चौड़ी बावड़ी ही थी। किसी जमाने में यही इस घर की गंगा यमुना थी। फिर नल का जमाना आ गया, नहाने खाने के लिए इसकी जरूरत नहीं रही। यह सिर्फ इस लंबे चौड़े बगीचे को सींचने के काम आता रहा। इधर 2 साल से नलों में पानी का ऐसा अकाल पड़ा कि 2-2 दिन तक घर में पानी नहीं आता। इस कुएं के भाग फिर जग गए हैं। घर के लिए जैसे यह वरदान बन गया है। घर की ही नहीं, अब तो यह बाहर वालों की भी प्यास बुझा रहा है। झुटपुटा होने भर की देर है, मोहल्ले भर की औरतें बाल्टी और कलसी लेकर आ धमकेंगी। बस यही मौका है नीलम रानी। निर्णय का यह क्षण यदि हाथ से फिसल गया तो उम्र भर पछताओगी। रात दिन जो सिर पर मंडरा रहा है वो अगट तो कभी भी घट कर ही रहेगा। फिर वे लोग तुम्हें आंखों की ओट भी न होने देंगे। उसके बाद जीना क्या और मरना क्या, यही क्षण है। समाज का प्रतिकार करने का साहस नहीं है तो कोई बात नहीं, पर उससे बच तो सकती हो। कमर से पल्ला निकालकर उसने मुंह को कसकर लपेट लिया। एक साथ 2 लपेटे देकर सामने एक फंदा सा बना लिया। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में उसमें फंसा लिए और कुल देवता का स्मरण करके मुंडेर पर खड़ी हो गई। क्षमा करना जल देवता, मैं तुम्हें अपवित्र कर रही हूँ, पर दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। एकाएक गिरीश बहुत याद आए। यह सच है कि उसे संतान सुख नहीं मिल पाया, पर इन 4 सालों में उसे जो स्वप्निल दिन मिले हैं, रंगीन रातें मिली हैं, उनके लिए वो गिरीश की हमेशा ऋणी रहेगी। काश एक बार उनसे भेंट हो पाती। अब उस लोक में ही होगी। उसने अपने कमजोर पड़ते मन को फटकारा और हर हर गंगे की ध्वनि के साथ अपने आप को पानी में झोंक दिया। तो मित्रों, ये थी कहानी मालती जोशी द्वारा लिखित सती। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। कमेंट करने से ऐसा लगता है जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं। दोबारा मिलती हूँ जल्दी बहुत बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।